हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 2 निम्न असाइनमेंट का और मॉड्यूल आपका 3 है जो कि लेसन 9 होगा। ठीक है, और लेसन का जो नाम है वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग। तो आप मॉड्यूल 3 में देखेंगे तो वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग निम्न असाइनमेंट में दिया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसका आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले भी लेसन 8 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियो या प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन 111 है, 110 इससे पहले हम करा दिए हैं क्वेश्चन। आज 111 से शुरू करते हैं। तो 111 जो है प्रश्न, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है, यानी व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS। दोस्तों पूछ रहा है BIS के अनुसार जो कॉपर का जो अर्थ होता है, अर्थ किया जाता है, उसका आकार साइज क्या होता है। तो दोस्तों जो कॉपर होता है, कॉपर को अगर हम अर्थ करते हैं डोमेस्टिक में तो उसका आकार 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए, 1.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कॉपर कराएगा तब। वही बात करें एल्युमिनियम कराएगा तो 2.5 mm स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कॉपर का रहेगा BIS के अनुसार तो 1.5 mm स्क्वायर होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 112 है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, दूसरा धरती के गड्ढे में हमेशा गीली स्थिति में रखना, तीसरा गड्ढे में और रेत तथा चारकोल भरना, चौथा है भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो धरती के गड्ढों में हमेशा गीली स्थिति में रखना। तो प्रश्न जो बोल रहा है दोस्तों, इसका कारण यह है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है, अर्थ रेजिस्टेंस होता है, उसका मान हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स अवे, यानी धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना होगा। यानी जो गड्ढा करेंगे अर्थ के लिए उसको हमेशा गीला रखना होगा। गीला रखने से क्या होगा, तो अगर हम गीला रखेंगे तो करंट का मान ज़्यादा होगा और देन रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम गीला रखते हैं। तो क्या होगा, जब लीकेज करंट फ्लो होगा तो डायरेक्ट जब करंट का मान कम, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो डायरेक्ट अर्थ ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग मेनली प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। एक तरह से मानव या मशीन या किसी भी जीवित वस्तु को सेफली बचाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट तो उसमें एक अर्थ पॉइंट जरूर देते हैं। तो अर्थ पॉइंट देने से क्या होगा, जब कभी उसमें लीकेज करंट फ्लो करेगा तो डायरेक्ट अर्थ पॉइंट के सहारे वह ग्राउंड कर देता है। तो ग्राउंड तभी करेगा जब करंट का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान कम होगा, तभी तो ग्राउंड अच्छे से करेगा। तो ये बात का याद रखेंगे। और जो ग्राउंड करते हैं अर्थ वायर को, तो अर्थ जो वायर होता है उसका कलर भी पूछ देता है। तो अर्थ वायर का जो कलर होता है दोस्तों ग्रीन होता है, ग्रीन यानी हरा होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और न्यूट्रल वायर होता है वो अलग होता है, न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है। तो यहाँ पे धरती के गड्ढों में हमेशा गीली स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब जो पहला दिया है, तीसरा दिया है या चौथा दिया है, ये सब एक बार इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या गड्ढे में हमेशा पानी वगैरह डाल सकते हैं, इसलिए उसे हम गीला कर सकते हैं, हमेशा स्थिति में रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है? पहला, करंट का नियमन करें। दूसरा, वोल्टेज पाथ बढ़ाएं। तीसरा, वोल्टेज पाठ घटाएं। चौथा है विद्युत अपघटन, विद्युत वाहक बल को हटाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एवॉइड इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस, यानी विद्युत अपघटन, विद्युत वाहक बल को हटाना। ठीक है, यानी जो परिपथ अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध मापने के लिए जो एसी की आवश्यकता होती है वह एवॉइड इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो वोल्टेज पाथ होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं उसे, निकालने का सूत्र क्या है? तो मेनली वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाला जाता है? V बराबर वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर, वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई बटे आर। चौथा है वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई आर बाई 2 होता है। तो दोस्तों मेनली जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, सॉरी, जो वोल्टेज पाथ होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आई स्क्वायर आर होता है। इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। लेकिन दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसका जो फार्मूला होता है V बराबर आई आर होता है। आई आर से हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ना होके ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, इससे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप आई स्क्वायर आर होता है, P का मान होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, पावर लॉस निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन अगला है और यह बहुत ही वीवीआई है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 115 नंबर का बहुत ही वीवीआई है। आई नियमन के अनुसार पावर उपपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? ठीक है दोस्तों, तो पावर उपपरिपथ यानी पावर सर्किट के लिए अधिकतम लोड पूछा है। तो आप लिख लीजिएगा, जो पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट के लिए अधिकतम बात करें जो उसका लोड होता है वह 3000 वाट होता है। कितना होता है? 3000 वाट होता है पावर सर्किट के लिए, पावर उपपरिपथ के लिए। और पावर उपपरिपथ में कितना पॉइंट हम देते हैं? तो अधिकतम कितना पॉइंट देते हैं? 2 पॉइंट देते हैं। यह भी पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है, हर बार आईटीआई के एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो पावर सर्किट को पावर उपकरण के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होगा? 3000 वाट होगा। राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसमें पॉइंट कितना होगा? तो 2 पॉइंट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट होता है, 3000 वाट होता है। और बात करें लाइट एंड फैन के लिए, लाइट एंड फैन के लिए क्या होता है? तो दोस्तों लाइट एंड फैन के लिए अधिकतम वाट होता है 800 वाट। ठीक है, पॉइंट की बात करें तो 10 पॉइंट तक हम इसमें लगा सकते हैं, है ना। तो 10 पॉइंट हो जाएगा और अधिकतम वाट हो जाएगा 800। इसको भी आप याद कर लीजिए, यह दोनों हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3000 वाट। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? आईसी कटआउट, दूसरा मेन स्विच, तीसरा एनर्जी मीटर, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो कहाँ से जुड़ा होता है दोस्तों? जो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा योजन यानी सर्विस लाइन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। ठीक है, देखते होंगे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन खम्मा पर से हमारे घर तक आता है तो पहले क्या होता है? एनर्जी मीटर में इन होता है, फिर एनर्जी मीटर से 2 बार
सिंगल फेज के लिए 2 वायर होते हैं और 3 फेज में 4 वायर होते हैं। तो यहाँ से आउट होता है और हमारे फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाके वहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस सभी लगी रहती है, फिर वहाँ से आउट होता है और हमारे घरों तक जाता है, घर में जाता है, रूम में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार परिपथ बनता है। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, यानी व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। पहला है पोलरिटी ध्रुवता जांच, दूसरा है कंटिन्यूटी या ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा है इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, चौथा है इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो दोस्तों जो आपका घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का जो प्रकार होता है आपका क्या हो जाएगा, मेन पोलरिटी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलरिटी टेस्ट यानी ध्रुवता जांच हो जाएगा। ठीक है, जो घरेलू वायरिंग में परीक्षण का प्रकार होता है वह पोलरिटी टेस्ट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है और यह भी बहुत ही वीवीआई है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो घरेलू वायरिंग स्थापन में अनुमेय रिसाव वर्तमान क्या होता है, यानी रिसाव लीकेज करंट पूछा है। तो लीकेज करंट हमेशा जो फुल लोड का होता है 1/5000 होता है। ठीक है, 1/5000 गुणे फुल लोड करंट। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है ना। आईटीआई के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में यह प्रश्न आता ही रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/5000 गुणे लोड करंट। ठीक है, पूर्ण भार 1/5000, 1/5000 आपका मेनली होता है, इसको आप याद रखिएगा, पूर्ण लोड करंट का रिसाव करंट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विविधता गुणांक जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है गणना करने का सूत्र क्या होता है। जो दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर जो फैक्टर होता है वह क्या होता है, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल्ड लोड होता है। ठीक है, मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल्ड लोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर मैक्सिमम लोड बटे इंस्टॉल्ड लोड नहीं। और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल्ड लोड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है ना, 1 से ज़्यादा होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, नए घरेलू वायरिंग स्थापन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मल्टीमीटर, मेगर, सन टाइप ओम मीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मेगर होता है, मेगर का प्रयोग नए घरेलू वायरिंग में स्थापन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मेगर क्या होता है, तो मेगर जो होता है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसका प्रयोग बाइंडिंग जो होता है इसका, या हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का जो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मेगर का आरपीएम होता है पूछा जाता है 160 आरपीएम होता है और इसमें 160 आरपीएम पे यह 500 वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है, यह मैनुअल होता है, हाथ से इसका हैंडल चलाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगर। प्रश्न अगला है, 121 वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये दिखाया गया फिगर, कौन सा प्रकार है, पहला वही पोलरिटी टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, चौथा इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा,
ये जो दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, फेज है, ये अर्थ दिखाया गया है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, यानी चालकों एवं भूमिगत के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न अगला है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, यानी वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डॉन। जनरेटिंग स्टेशन में, विद्युत लेपन स्थापन में, स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में, चौथा है घरेलू वायरिंग स्थापना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिस्टम अर्थिंग होता है दोस्तों, जनरेटिंग स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। पोलरिटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड टेस्ट, अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो अभी दोस्तों हम बताए हैं जो मेगर होता है, मेगर का प्रयोग क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है, परीक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो भी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक और मोटर धीमी क्यों होती है, इसका कारण यही आगे नहीं दिया है। व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोविंग डीम, यानी क्या रीजन हो सकता है लैंप ग्लोविंग डीम, लैंप डीम जल रहा है और मोटर रनिंग स्लो, मोटर भी स्लो चल रही है। ये डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, यानी कहने का मतलब है डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में क्या रीजन है जब लैंप भी डीम जल रहा है और मोटर भी स्लो चल रही है। तो पहला है, क्या रीजन हो सकता है, पहला न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ है, दूसरा चालकों के बीच शॉर्ट सर्किट है, तीसरा उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष है, चौथा भू संपर्कन तार में खुला परिपथ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट है। ठीक है, जब हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट होता है तो क्या होता है, बल्ब भी आपका डिम जलेगा और मोटर भी स्लो गति से चलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है, उपकेंद्र पर, गोदान वायरिंग में, डोमेस्टिक वायरिंग में, व्यावसायिक वायरिंग में। तो किस में किया जाता है, उपकेंद्र पर, सब स्टेशन पे। अभी इससे पहले भी आया था सिस्टम अर्थिंग, तो जनरेटिंग स्टेशन में था, यहाँ भी आपका उपकेंद्र पे प्रयोग किया जाता है। कौन, सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। यह विधि दिखाया गया है, पृथ्वी माप की कौन सी विधि दिखाया गया है, फॉल ऑफ करंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल, करंट डिवाइडिंग, पोटेंशियल डिवाइडिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विभव का पतन यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल को दिखाया गया है। यह जो विधि दिखाई गई है फॉल ऑफ पोटेंशियल को दिखाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यानी हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई रूल। पहला है प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, दूसरा है प्रोवाइडिंग बाय प्लेट अर्थिंग, तीसरा इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, चौथा प्रोवाइडिंग पैरेलल अर्थिंग। ठीक है, तो जो आपका आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक्स विकृतियों जो होती है कैसे नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, यानी प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई जो होती है उसको हार्मोनिक्स विकृतियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमण का कार्य क्या है।
पहला AC को DC में परिवर्तित करना, दूसरा DC की ध्रुवता को उलट देना, तीसरा है आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना, चौथा जनित्र की घूमने की दिशा बदलना। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेंजेज DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई। ठीक है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमण का जो कार्य होता है वह DC आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। दोस्तों जो गूथा हुआ कंडक्टर होता है, गूथा हुआ कंडक्टर होता है, जो ठोस कंडक्टर होता है उसके कंपैरिजन में क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, पहला कास्टिंग लेस, दूसरा मोर फ्लेक्सिबल, तीसरा लेस वोल्टेज ड्रॉप, चौथा मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो जो दोस्तों होता है मेनली अंतर होता है, जो गूथा हुआ कंडक्टर होता है उसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अधिक लचीलापन होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, एक ठोस वायर है और एक गूथा हुआ वायर है। गूथा हुआ वायर का मतलब क्या है, कई सारे जो वायर होते हैं उसको एक्सटेंडेड करना, यानी मोड़ना, आपस में मोड़ देना। जैसे आप ओवरहेड लाइन में देखे होंगे तो एल्युमिनियम का जो चालक होता है 5 से 6 चालक होता है जो एक दूसरे में एक्सटेंडेड होते हैं, गुच्छा हुआ होता है, गुड़ी की तरफ लपेटा हुआ होता है। ठीक है, एक के मतलब 5-6 वायर लेकर आपस में लपेट देना, तो उसी को गूथा हुआ कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो गूथा हुआ कंडक्टर जो होता है ठोस कंडक्टर की तुलना में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अधिक लचीलापन होता है, फायदा ये होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं। पहला दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, दूसरा अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, तो ये बिल्कुल नहीं है, तीसरा है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, चौथा है इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। जो पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। दोहरी अर्थिंग से क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। दोस्तों दोहरी अर्थिंग का प्रयोग हम ट्रांसफार्मर, मोटर यानी हैवी लोड वाले इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ठीक है, तो दोहरी वायरिंग के प्रयोग से प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, या फिर गड्ढे में पानी डालकर भी प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण है। पहला स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करना, दूसरा है मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए, तीसरा मीटर में धारा का मान घटाना, चौथा विद्युत अपघटन विद्युत वाहक बल को हटाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट EMF इंटरफेरेंस। जो आपका पृथ्वी प्रतिरोध को मान घटाने के लिए जो इलेक्ट्रोड को AC मेनली जो AC का जो कारण होता है, इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का कारण यही होता है, जो विद्युत अपघटन विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य स्थिति पर नहीं है। इसका कारण क्या है, पहला यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, हवा घर्षण डैम्पिंग प्रदान कर रहा है, तीसरा विचलन बल आघूर्ण धारा के समानुपाती है, चौथा है विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, तभी यह मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी सूचक पैमाने पर शून्य स्थिति दिखाता है। मेगर में एक शून्य स्थिति होता है, एक इनफाइनाइट स्थिति होता है। ठीक है, तो यह मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी वो शून्य स्थिति दिखा रहा है, तो इसका कारण है यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम-मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होते हैं? तो किसके अनुपातिक होते हैं दोस्तों? पहला दिया है धारा कुंडली में धारा, दूसरा विभव कुंडली में धारा, तीसरा है हैंडल घूर्ण की गति, चौथा है दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। तो आपका प्रश्न है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम-मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है? तो किसके अनुपातिक होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशियो ऑफ करंट इन टू कॉइल, यानी दो कुंडलियों में धारा के अनुपात के यह क्या होगा? समानुपाती होगा, विक्षेपण अनुपातिक होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 134 है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी विच प्रिंसिपल ऑन द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स? सेल्फ इंडक्शन, दूसरा म्यूचुअल, तीसरा फॉल ऑफ प्रोटेक्शन मेथड, चौथा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विभवपात विधि पर यह आधारित होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण होता है वह विभवपात विधि पर आधारित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? क्यों है? पहला, यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है, यह सभी परिपथ दोष से बचाता है। तीसरा है, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। चौथा, यह गैर धारावाहक धातुओं से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट इज एसोसिएट विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, यह धारा वाहन चालकों से संबंधित है, इसीलिए अलग होता है। ठीक है, जो सिस्टम अर्थिंग अलग होता है यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? नो सेंसेड, पेनफुल शॉक, हार्ट कन्वल्सन, हृदय आघात, चौथा बेहोश होना। तो दोस्तों जो 20 मिली एम्पियर जो होती है धारा का झटका लगता है व्यक्ति को तो क्या होता है? दर्दनाक झटका होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 1 मिली एम्पियर से नीचे का अगर व्यक्ति को करंट लगता है, मानव को करंट लगता है तो कोई संवेदन नहीं होता है। ठीक है, अगर यही 9 मिली एम्पियर से ऊपर अगर आघात होता है तो दर्दनाक झटका लगता है। ठीक है, यहाँ पे तो 20 मिली एम्पियर दिया है। 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर के अगर बीच में लगता है तो हृदय आघात हो जाता है और व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ठीक है, और वोल्टेज की बात करें तो 90 वोल्ट के ऊपर जब होता है तब व्यक्ति को झटका लगता है ना, झटका लगता है, करंट लगता है। इसको आप याद रखेंगे। और 9 मिली एम्पियर के ऊपर अगर है तो करंट का झटका लगता है। तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर है तो पेनफुल शॉक लगेगा, दर्दनाक झटका लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो एल श्रेणी किस में किया जाता है? गीजर में, लोकोमोटिव में, हैलोजन लैंप में, एयर कंडीशनर में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं प्रीवियस लेसन का उसमें भी एल श्रेणी का उपयोग बताए हैं और साथ साथ एल श्रेणी और सी श्रेणी और जी श्रेणी ये सब का भी हम बताए हैं। तो एल श्रेणी जो होता है वह गीजर में प्रयोग किया जाता है और यह रजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, यह जो होता है रजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, और जो जी है, जी टाइप एमसीबी, यह इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है। और मोटर और एयर कंडीशनर ये सब में प्रयोग किया जाता है। और वही बात करें सी तो इंडस्ट्रियल वगैरह में हैवी लोड के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो ये सब को याद रखेंगे। यहाँ एल श्रेणी दिया है तो गीजर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न अगला है, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? तो डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो मेगर होता है वह क्या पड़ता है? 0 मेगा ओम पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना पड़ता है? 0 मेगा ओम पड़ता है। प्रश्न 139 है, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? तो दोस्तों क्रिम्पिंग जो होता है उससे मेनली फ़ायदा होता है ढीले संयोजनों को टालना, यानी एवॉइड लूज कनेक्शन। जो क्रिम्पिंग करते हैं लूज कनेक्शन से संयोजन से टालना, यानी संयोजन होने नहीं देता है, जो क्रिम्पिंग होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस जो प्रश्न जो लेसन था वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग, जो आपका 9वीं असाइनमेंट में जितना भी क्वेश्चन था उसका इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करा दिए हैं। ठीक है, तो आगे और हम लेसन लेके आएंगे 9वीं असाइनमेंट का, और जितना भी क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।